जय हिंद। मैं राहुल कुमार सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं सागर जीएस सेंटर में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, ये जो कि हमारे जो जीएस पेपर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें अच्छा खासा वीडियो 3 4 5 पार्ट्स में आएगा। इसका पहला पार्ट हमको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। ओके, कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, क्या कारण था, है ना। उसके बाद मेन रीजन क्या था, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, नेशनलिज्म किसे कहते हैं, नेशनलिस्ट किसे कहते हैं, है ना, एंटी नेशनल किसे कहते हैं, उसका एक्टिविटी क्या होता है, हम उसको एंटी नेशनल कहते हैं। इस तरह से देखते हैं कि नेशनलिज्म इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो कुछ जब थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री पर जाते हैं तो किस तरह से भारत में पहले आर्यनों ने आया भारत में, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा। भारत पर जो पहला अटैक है इस्लामिक अटैक है 712 ईस्वी में। उसके बाद भारत गुलाम हुआ धीरे धीरे 1206 तक। 1206 में जैसे दिल्ली सल्तनत यानी 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के जब एस्टेब्लिश होता है, फाउंडेशन होता है, तो उसके बाद भारत की जो पॉलिटिकल पावर है वो चला जाता है किसके पास, इस्लामिक रूलर के पास। तब तक इस्लामिक रूलर कब तक शासन करते हैं, जब तक 1857 की क्रांति के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी खत्म नहीं कर देती है एक्ट के तहत। तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले राइज क्वेश्चन होता है कि नेशनलिज्म किसे कहते हैं। तो व्हाट इज नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म इज एन आइडिया और मूवमेंट दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर नेशन और रीजन। यानी कि राष्ट्रवाद उसको बोलते हैं जो किसी भी व्यक्ति के किसी खास पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर देश के लिए उसका अपना फीलिंग होता है ना, एक्टिविटी होता है, अपने देश के लिए करते हैं। साधारण सी बात है, यदि कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए मरने और मारने पर भी तैयार हो जाते हैं, उसको हम नेशनलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानते हैं। ओके, तो नेशनलिज्म मेनी टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म हो जाए, जैसे एथनिक नेशनलिज्म होते हैं, उसको एथनिक नेशनलिज्म में नेशनलिज्म में क्या होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ के निवासी है इस पर जोर दिया जाता है। तो एथनिक में होता है कि नेटिव, जैसे हम भारत के निवासी और भारत में हम ही शासन कर सकते हैं। जैसे यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म की शुरुआत होती है फ्रांस की, यानी नेशनलिज्म की जो देन है वो फ्रांस में, यानी सबसे पहले फ्रांस, है ना। यानी कि फ्रांस में 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो वहां से वहां के लोगों के द्वारा जो बैकग्राउंड में चला था 2 3 4 10 15 20 सालों से जो उनके यहाँ पर अत्याचार हुआ रहा था राजा लुइस 16 के खिलाफ। उसके जो पिताजी लुइस 15 थे, लुइस 14 थे। जब लुइस 14 1643 यानी कि लुइस 14 जो है वो 1643 में फ्रांस के राजा बनता है, तो वहां से अत्याचार एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देता है ना। उसके बाद लुइस 14 के जब जो पिताजी हैं, जैसे बेटा जो है और लुइस 15 वो जब 1715 में राजा बनता है, तो अभी भी वहाँ के जनताओं को पूरा शोषण करना जारी रखता है। इतना वार लड़ता है जिसके कारण पूरा फ्रांस डेप्ट में चले जाती है, वहाँ की इकोनॉमी धराशायी हो जाती है ना, जिसके कारण वहाँ की कोई ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हो पाता है। तो लोगों के मनों में सरकार के प्रति जो है ना निष्ठा कम होती गई, और सरकार के प्रति की जो है एंटी नेशनलिज्म जो है एंटी नेशन की जो है ना एक्टिविटी बढ़ती गई। उसके बाद लुइस 16 जब शासन बनता है, लुइस 16 वो जब 1775 में बनता है, 1774 में, तब जाकर वहाँ का और दयनीय स्थिति हो जाती है। अंततः वहाँ की लोगों ने, वहाँ के पॉपुलेशन सिटीजन ने पूरे विद्रोह कर देता है और लुइस 16 को गिरफ्तार करके इसको एक्सक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि इसको मार दिया जाता है। और वहाँ से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है पूरे वर्ल्ड में। और फ्रांस जो है, फ्रांस से नेशनलिज्म आता है, तो वहाँ से 3 निकलता है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। यानी कि फ्रांस जैसे हमारे जो संविधान है, हमारा संविधान भी जो बना हुआ है उसमें इक्वालिटी की बात है, लिबर्टी की बात है और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी की मतलब समानता, यानी कि चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जब भारत में चुनाव होता है तो एक
वोट जो होता है सबका इक्वल होता है, यानी कि अंबानी जो कि इंडिया नहीं एशिया के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, उसका भी वोट एक होगा, और एक रोड छाप पर रहने वाला जो कि इसके पास कुछ घर नहीं है, कोई भी बहुत गरीब है, उसका भी वोट एक होगा। इसको बोलते हैं इक्वालिटी, है ना। तो इक्वालिटी की बात आती है। उसके बाद फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात आती है, देश के लिए, देश की जारी रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए, देश के लिए लड़ने बैठने के लिए। और एक होता है आपका लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, एज ए फ्रीडम ऑफ लाइफ, एज ए फ्रीडम ऑफ मेनी थिंग्स, स्वतंत्र रहना चाहते, किसी को गुलाम नहीं रहना चाहते। तो नेशनलिज्म में दो होते हैं, एक होते हैं आपका नेशनलिस्ट और एक होते हैं एंटी नेशनल, है ना। एक होते हैं आपका नेशनलिस्ट और एक होते हैं एंटी नेशनल। किसे किसे बोलते हैं? ए पर्सन हु वांट्स हिज कंट्री टू बिकम ऑलवेज फ्रीडम, एक व्यक्ति जो चाहता है कि उसका देश हमेशा स्वतंत्र रहे, ग्रो करे जीडीपी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वो होता है नेशनलिस्ट, जिसको राष्ट्रवादी बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जब अपने देश की तरक्की के बारे में सोचता है, सोचता है कि हमारा देश हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, किसी का गुलाम ना हो, वो होता है नेशनलिस्ट। इसके लिए कुछ भी चाहे कुछ भी हो जाए, नेशनलिस्ट अपने देश के लिए मर और मारने को भी तैयार हो जाते हैं। एंटी नेशनल किसे बोलते हैं? ए पर्सन हिज वर्क टू अगेंस्ट द आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, हिज कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा वर्क उस देश के संविधान के खिलाफ हो जाता है, उस देश की सरकार के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ, नीति और उसके रूल के खिलाफ होता है, तो उसको बोलते हैं एंटी नेशनल। नेशनलिस्ट में जैसे मान के चलते हैं जो राष्ट्रवादी सोच वाले व्यक्ति होते हैं, अगर हम आज़ादी से पहले वाले लेके चले तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, मैंने जितने भी मेन थिंग्स है उनको नेशनलिस्ट माना जाता है। लेकिन पहली की सरकार जो है वो सरकार उन सबको क्या है, एंटी नेशनल मान लेते हैं। सरकार के विरोध करना एंटी नेशनल होता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं सरकार, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सरकार की आपको बुराई करना, यानी कि सरकार के खिलाफ बोलना। तो जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है उसको बोलते हैं राजद्रोही, है ना। और जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोलता है, संविधान के खिलाफ बोलता है, उसको बोलते हैं देशद्रोही। यहाँ तक कि महात्मा गांधी से जितने भी विश्व के बड़े बड़े थिंकर्स हुए, उसके बाद जैसे मान लीजिए लेनिन हो गए या अब्राहम लिंकन हो गए, है ना, उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोगों को देश माने राष्ट्र भक्त होना चाहिए, साथ साथ में राष्ट्र भक्त के साथ साथ में राजद्रोही होना चाहिए। राजद्रोही का मतलब क्या होता है? जैसे आईपीसी की धारा हम चलेंगे, इंडियन पेनल कोड, तो आईपीसी जो कि 1860 में लागू हुआ था भारत में, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा का ये 124 जो है वो आपसे संबंधित है एंटी नेशनल एक्टिविटी से, यानी कि देशद्रोह और राजद्रोह। इसी में आपका एक करता है कि जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ एक्टिविटी करता है, देश के खिलाफ साजिश करता है, कंस्पिरेसी करता है, वो होता है एंटी नेशनल की देशद्रोही। लेकिन इसी में 1A में आपका बी कहता है कि जो सरकार की बुराई करता है, जो सरकार की क्रिटिसाइज करता है, वो आपका होता है राजद्रोही, यानी कि राजा के खिलाफ बोलना, राज के खिलाफ बोलना, यानी कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में प्रत्येक लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार के अगेंस्ट मैंने उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए कि तुमने ये काम किया नहीं किया, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, तुमको ऐसा करना चाहिए। यदि सरकार को हम डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार मनमानी करेगा, और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप और मोनार्की में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत की, जो मेन कारण है वो मेन है उदय के कारण भारत में क्यों हुआ? देखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। भारत में पहले राजनीतिक एकता न होने के कारण भारत गुलाम हो गया था, हम सभी जानते हैं, है ना। जब भारत में लगभग 1206 ईस्वी में स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना होता है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना होता है 1206 में बाय कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो क्या होता है, उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे, गुरु बोला चाहे जो उनको खरीदा था, कुतुबुद्दीन गुलाम था, इसका मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी भारत पर आता है, भारत को अटैक करता है, भारत के पूरे एरिया को जीत लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जीत लेता है, पूरा नहीं। और इस एरिया से जाते समय 1206 में वो अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम, है ना,
कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक के रूप में समर्पित करके और चला जाता है और वो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम से मतलब सिलेक्ट से मतलब ये नहीं कि जो आज के डेट में जो हमारे यहाँ पर गुलामी करते हैं, गुलाम यानी जिस तरह से मान के चलो हमारे यहाँ पर बहाली होता है, आर्मी की बहाली ना, यूपीएससी की बहाली, उसी टाइप का उस तरह की बहाली लोग कर देते हैं। तलवारबाजी में जो निपुण होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, हर चीज़ में, कुश्ती में भी उसका अच्छा पकड़ होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ में, यानी कि एक विद्वत्ता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, तब जाकर वो गुलाम होते थे और गुलाम की खरीद बिक्री होती थी और गुलाम वहाँ का सबसे बड़ा सैनिक शासन भी हो जाते थे, है ना। उसके बाद वहीं देखते हैं कि राजनीति का आर्थिक परिवर्तन, जिस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। पहले यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, भारत में नेशनलिज्म राइज करने में फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है कि यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता तो शायद भारत में राष्ट्रवाद के उदय में और कुछ समय लग जाता है। हुआ क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को पहले जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो शुरुआत है वो 28 जुलाई 1914, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो शुरुआत है 28 जुलाई 1914 को हो जाते हैं। क्यों होता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर डालेंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इस पर बस ये थोड़ा सा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का मेन कारण था कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजकुमारी थी वह यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया जो में उनकी हत्या हो जाता है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया ने कहता है कि आपने मेरे राजा रानी के जो राजकुमार को शासन हत्या करवाए हैं, मैसेकर किए हैं, इसीलिए आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। लेकिन सिरे नहीं रहता है, जिसके कारण उसको अटैक कर दिया जाता है। अटैक करते ही बहुत सारे एक दूसरे में बायलैटरल ट्रीटी हुआ रहता है, संधि हुआ रहता है और सभी लोग इसमें जुड़ जाते हैं। अंततः बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेशन करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड भी होता है और आपका इटली, फ्रांस सभी लोग होते हैं। इस दो भागों में बटा हुआ था, सेंट्रल पावर वर्सेस अलाइड पावर, है ना। सेंट्रल पावर वर्सेस अलाइड पावर। सेंट्रल पावर के जो लीड कर रहा था वो आपका जर्मनी और प्लस में यहाँ जर्मनी मेन जर्मनी है और ऑस्ट्रिया, जबकि अलाइड पावर जो लीड कर रहा था वो था आपका ब्रिटेन। और उस टाइम तक ब्रिटेन ऑलमोस्ट लगभग सभी महादेशों में अपना कॉलोनी बना कर रखा था और जब ब्रिटिश इसमें पार्टिसिपेशन किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो इस वर्ल्ड वार को पहला विश्व युद्ध कहा गया। विश्व युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि विश्व के प्रत्येक कॉन्टिनेंट्स में ये लड़ा गया। सबसे ज्यादा कहाँ लड़ा गया? तो वो लड़ा गया आपका यूरोपियन धरती पर, जबकि विश्व के लगभग बहुत सारे प्रत्येक कॉन्टिनेंट्स में कुछ न कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेशन किए थे। एशिया से भारत वाले गए थे लड़ने के लिए, है ना, और अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से ब्राजील वाले, उसके बाद क्यूबा वाले, अमेरिका वाले गए लड़ने के लिए, जहाँ जहाँ अमेरिका ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 को खत्म हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों को जबरदस्ती फोर्सली इसमें भरा गया, लोगों के रिक्वायरमेंट किया गया। सुने होंगे कि हमारे यहाँ पर पहले जो दादा थे, आज से 40-50 साल पहले, लोगों को आर्मी भर्ती जल्दी नहीं जाते थे। आर्मी भर्ती कराने से पहले इसी पता चलता था ना कि आर्मी में जाने वाले तो वो लोग भाग जाते थे घर से, या उनको पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था आर्मी में। लेकिन पहले भी ऐसा हुआ, जैसे विश्व युद्ध हुआ तो लोग नहीं जाते थे, क्योंकि किसी के घर में मान के चले एक ही व्यक्ति है, वो कैसे जाएगा आर्मी। लेकिन वहाँ पर फोर्सली लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में ब्रिटिश कॉलोनी के अगेंस्ट जो है ना कॉन्स्पिरेसी चलने लगा और लोग इससे असंतुष्ट हो गए, है ना। ब्रिटिश शासन से यहाँ पर है कि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ज्यादा जग गया। उसी के साथ साथ आपका बहुत सारे फिमाइन भी आ गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उससे पहले जैसे वर्ल्ड वार हो रहा था तो उसी के बीच में महात्मा गांधी आते हैं। जैसे महात्मा गांधी के कल वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आते हैं, है ना। भारत में आते ही वो भ्रमण करते हैं। उसके बाद भारत अंग्रेज जान जाता है कि इनका अच्छा खासा पकड़ है अपने लोगों पर, तो इनसे मिलता है और कहता है कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और यहाँ के युवाओं को कहिए कि हमारे आर्मी ज्वाइन करें, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें, उसके बाद हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे, दैट मीन्स स्वराज दे देंगे। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि यदि हम इसको सपोर्ट कर देंगे, आर्मी हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे युवा और ब्रिटिश हमको आज़ादी दे देगा, तो इसमें क्या हर्ज है।
तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को स्वराज न देकर क्या दे दिया, रॉलेट एक्ट, पहले से और भी ज्यादा मजबूत और हार्ड कानून ला दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि जैसे ही मान के चलो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, तो 1918 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो सभी लोगों ने मानने लगा कि हमको आज़ादी चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, दिए जो आपने बताया था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम सोचेंगे उसी क्रम में लाया रॉलेट एक्ट। क्योंकि सभी लोग मोबिलाइज होने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, इसी के क्रम में लाया कि रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को, है ना, 6 अप्रैल 1919 को लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रॉलेट एक्ट, ठीक ना। इसके थ्रू किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब उठा सके, जैसे एनएसए होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको यूपीए है, उसके बाद यूपीए होता है कि किसी व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी के थ्रू किसी व्यक्ति को उठाकर उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, और उसको बिना कानूनी, इसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने द डेथ सर्टिफिकेट एक तरह से बोले हैं, और बिना कानून, बिना दलील और बिना वकील का ये तुम्हारा एक्ट है। जिसके कारण जब रॉलेट एक्ट पास हो रहा था तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने इसके विरुद्ध में, भारत के जितने भी लोग थे असेंबली में, उन्होंने विरोध किया, तब पर भी पास कर दिया था। ओके, रॉलेट एक्ट के तहत किसी कहीं भी भारत में लगाया जा सकता था क्या, तो आईपीसी की धारा 144, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि धारा 144 लागू है। वो क्या होता है, वो इंडियन पेनल कोड का धारा 144, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जिस एरिया में 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर में या किसी राज्य में, पार्टिकुलर राज्य में लग जाए धारा 144, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को 5 से ज़्यादा एक साथ ग्रुप बनाकर रहना, चलना, खाना नहीं अलाउ है ना। घर में तुम रह सकते हो, बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि मोबिलाइज करना, इसको रोकना है, यानी कि भीड़ को रोकना है, ताकि भीड़ जुट न जाए। जब भीड़ जुटेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो विद्रोह होगा, विद्रोह होगा तो बहुत सारी जान और माल की हानि होगी, सरकार की क्रिटिसाइज होगा। यही मेन कारण था रॉलेट एक्ट को पारित करना। ये देखते ही महात्मा गांधी को आ गया और गुस्सा कि इन्होंने कहा था कि हमको तो आजादी मिलेगा, लेकिन हमने तो और पहले से ज्यादा हार्ड कानून लागू कर दिया, है ना। तो याद रखो, कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, बार बार पूछा कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1990 को। अब क्या होता है कि पहले जैसा अब का एग्जाम पहले जैसा नहीं ले रहा है। पहले स्टूडेंट लूसेंट पढ़कर और कोई भी लगभग बीपीएससी तक तैयारी कर लेते थे, लेकिन हाल फिलहाल में जो दरोगा का एग्जाम हुआ है, उससे जो भी स्टूडेंट दिए हैं उनसे पूछिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है, सीधे से सीधे। तो हमारे 10 क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर ही है कि नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें पूरा अच्छे ढंग से बताया गया कि भारत में कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ, कैसे इसको बढ़ाया गया, कौन कौन इसने सपोर्ट किए, किसने भाग लिया, इसी का हम समरी कर रहे हैं ना। उसके बाद जहाँ तक अपने नोट्स है, जितने भी हमको कुछ इसके बारे में जानकारी है, हम आप लोगों को शेयर कर देना चाहते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो है ना, रॉलेट एक्ट का मेन मकसद था, है ना, सीधे पूछ देता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 6 अप्रैल 1919। तो आपका आसानी है, लेकिन रॉलेट एक्ट का मकसद क्या था लाने का, तो मकसद था भीड़ को इकट्ठा न करना, है ना, यानी कि जो पार्टी है वो पार्टी को बैन करना, पार्टी की रैली को रोकना, ताकि लोग मोबिलाइज ना हो और वहाँ पर सरकार के खिलाफ भीड़ ना हो। और जब भीड़ जुट जाएगी तभी आंदोलन होगा। विदाउट मोब इज नॉट पॉसिबल टू एनी मूवमेंट। ओके, तो बिना भीड़ के कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, अकेले मूवमेंट नहीं होता है। उसी के साथ महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे साथ गजब हो गया, हमारे देश के साथ हो गया तो होगा। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह, नेशनल वाइड सत्याग्रह शुरू की, जिनको हम आइडिया सत्याग्रह के बारे में भी चर्चा करेंगे, और जिसके कारण वो आगे बढ़ता गया, मतलब वायलेंस में उतर गया, जिसके कारण महात्मा गांधी उसको फॉलो कर दिया, है ना। अब क्या होता है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इज इफेक्ट टू द नॉन वायलेंस विथ ट्रूथ। ओके, जो सत्याग्रह का आइडिया है, विचार, वो ये कहता है कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि तुम किसी भी राजा के खिलाफ, किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी अहिंसात्मक तरीके से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुम यदि आंदोलन करते हो, अगर तुम्हारा आंदोलन में सच्चाई है, यदि तुम सच्चे मन से करते हो, सत्य के साथ करते हो, नॉन वायलेंस के साथ करते हो, तो तुमको वहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, यानी कि लाठी डंडा और गोली चलाने की जरूरत
नहीं है। और महात्मा गांधी के यही जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है कि पूरे विश्व आज भी एक्सेप्ट करता है। और आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है ना, आज भी बहुत सारे लोग सुने होंगे सत्याग्रही आंदोलन में, किसान आंदोलन हो रहा था क्या, वहां पर करा कि किसान सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह में सीधे होता है आंदोलन होगा, हजारों लाखों की संख्या में जुटेंगे, लेकिन वहां पर कोई झगड़ा मार काट लाठी भल्ला बम बारूद कुछ भी नहीं होगा। यदि हो गया तो सत्याग्रह नहीं है, वो वायलेंस हो गया। और यही वायलेंस जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था तो महात्मा गांधी ने कलअप कर दिया था। तो ये भी समझ गए हम आइडिया सत्याग्रह, रॉलेट भी समझ गए 6 अप्रैल 1919 में। ठीक, अब चंपारण मूवमेंट। अब महात्मा गांधी जब आते हैं इंडिया में, ओके, तो एक नॉन कोऑपरेशन की बात है, उसके बाद चंपारण पहले होता है। जब आते हैं तो आते ही पहले 2 साल तक वो भ्रमण करते हैं, ओके, भ्रमण करते हैं। उसके बाद जो राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो कहते हैं कि पहले देश को समझो, है ना, पहले यहाँ के लोगों को समझो, यहाँ लोगों की क्या बुराई है, क्या सच्चाई है, लोग कष्ट क्या है, उस कष्ट को समझो, उसके बाद में तुम करोगे। वो अभी हाल फिलहाल में 21 साल रह गए ब्रिटेन से, सॉरी साउथ अफ्रीका से आए हो, और साउथ अफ्रीका में क्या समस्या है वो तो इंडिया में नहीं हो सकता उतना समस्या, सिमिलरली कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पहले इंडिया के लोगों को समझो, किसानों की क्या समस्या है, यहाँ के मिल मजदूरों की क्या समस्या, वहाँ समझो। उसी क्रम में महात्मा गांधी पहला अपना सेशन INC कि 1916 लखनऊ, है ना, लखनऊ में एक सम्मेलन होता है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसी में महात्मा गांधी पार्टिसिपेशन करते हैं। और उसी पार्टिसिपेशन में एक राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति महात्मा गांधी से मिलते हैं, और वो महात्मा गांधी से को आग्रह करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए और आप हमारे यहाँ पर चंपारण, हमारे जो 3 कठिया मजदूरी चलते थे, कल बताए थे वीडियो में, देख लीजिएगा, महात्मा गांधी से संबंधित, जो कि 3/20 बार बार पूछा जाता है कि 3 कठिया मजदूरी कहाँ चलता था, तो चंपारण बिहार। मजदूरी नहीं, 3 कठिया खेती, इसमें इंडिगो यानी कि नील की खेती होता था। 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है ना, और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर नील की खेती किया जाता था। और नील की खेती जिस जमीन पर एक बार हो जाता था, उसकी जड़ें इतने मजबूत बड़े बड़े होती थी कि उसको अनफर्टाइल कर देती थी, और दोबारा वो फर्टिलिटी रेट उसकी कम हो जाती थी, और वो बंजर भूमि बन जाती थी, नहीं तो केवल उस पर नील की खेती हो जाती थी। इसलिए किसान को दिक्कत होती थी। मान के चलो किसी के 20 कट्ठा है, 3 कट्ठा किया, अगला साल फिर 3 कट्ठा, फिर 3 कट्ठा करते करते वो उसका पूरा बंजर हो जाएगी भूमि। तो लोग यहाँ पर विद्रोह करना चाहते थे, सरकार को से बार बार कोशिश करते, लेकिन सरकार नहीं सुनी। यही राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिले, और महात्मा गांधी उनकी बातें सुनकर अंततः 1917 में, ओके, यानी कि 1917 में महात्मा गांधी पटना होते हुए रेलवे पटना उतरे, पटना से फिर वो चंपारण गए, और चंपारण जाकर वहाँ से मजिस्ट्रेट से मिले, मजिस्ट्रेट नहीं माना, वहाँ पर आंदोलन किए। और कल बताए थे कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से हुआ है ना। तो इसीलिए महात्मा गांधी की कर्मभूमि मानी जाती है चंपारण बिहार, ओके। तो यहाँ पर उनको विक्ट्री मिल गया, विक्ट्री मिलती है, यहाँ की जो कुछ रेंट बढ़ा था, लगान बढ़ा था, लगान को भी कम करवा दिए, और 3 कट्ठा मजदूरी को बैंक जो था ना कि तुम करना ही है, उसको खत्म कर दिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जिसको इच्छा वो करेगा, नहीं इच्छा नहीं। यहाँ विक्ट्री मिल जाए, यहाँ से वो गए तो खेड़ा में, वो खेड़ा जो है गुजरात में, यहाँ पर भी लोग जो है किसान आंदोलन कर रहे थे। किसान बहुत परेशान थे, क्योंकि खेड़ा में जो लगान था, वो लगान को पहले बढ़ा दिया गया, और प्लस में सरकार ने खेड़ा के किसान का जो क्रॉप है वो फेल हो गया था। यानी कि जैसे धान और गेहूं होता है ना, तो धान कटने से पहले ही पूरा खत्म हो गया, या उसके हार्वेस्टिंग नहीं हो पाया अच्छे ढंग से, है ना, उसकी सिंचाई अच्छा नहीं मिला, जिसके कारण फसल बर्बाद हो गया, है ना, या कोई कीट उट लग गया, बर्बाद हो गया। लेकिन सरकार कहती थी कि तुम्हारा फसल हो अच्छा है न हो, हमको लगान चाहिए तो चाहिए। अब लगान जो है 1/3 से लेकर 2/3 तक हुआ करता था, तुमको देना ही देना है। यही कारण था कि यहाँ पर गया, कहा कि जब हमारे यहाँ पर धान नहीं हुआ, गेहूँ नहीं हुआ, क्रॉप पैदा ही नहीं हुआ, तो हम आपको लगान कहाँ से दें। जिसको लेकर खेड़ा में जो कि फरवरी 1918
फरवरी 1918 में खेड़ा विद्रोह हुआ और खेड़ा में भी किसान के समर्थन में किए और यहाँ भी महात्मा गांधी को विक्ट्री मिली। उसके बाद फिर गए मार्च और अप्रैल में कहाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद हम जानते हैं कि कॉटन इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है आज भी इंडिया में, और इंडिया का एक अच्छा खासा जो परसेंटेज है कॉटन इंडस्ट्रीज का यानी कि कपड़े बनाने का अहमदाबाद गुजरात में है। तो अहमदाबाद जो हम गुजरात में मैनचेस्टर भी बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर जो है वो वहाँ पर हड़ताल पहली बार करते हैं, लेकिन कहने का मतलब वहाँ बढ़ाया जाता है काम जो है ना ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 घंटा 10 से 12 घंटा कर दिया जाता है, वेजेस बढ़ाया नहीं जाता था, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही थी। लोगों को जब मनमाने तरीके से काम करवा देते वहाँ के बिजनेसमैन है ना, कंपनी वाले। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने फिर अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल की। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि महात्मा गांधी ने भारत में आंदोलन जो किया पहली बार भूख हड़ताल कब किया, तो हंगर स्ट्राइक सबसे पहले किया अहमदाबाद में। कब, तो मार्च अप्रैल 1918 में। तो जो 1918 में पहली बार हंगर स्ट्राइक किए भारत में और पहली बार सत्याग्रह कहाँ किए महात्मा गांधी, चंपारण में। ओके, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। नेशनलिज्म किसे कहते हैं कि जो राष्ट्र के लिए सोचता है, मरता है, जगता है, काम करता है वो नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्र के विपरीत काम करता है वो एंटी नेशनल। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1918 को शुरू हुआ, उसके बाद 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 1918 में वो खत्म हो जाता है। खिलाफत मूवमेंट अभी बाकी है, इसके बाद आएगा नॉन कोऑपरेशन। चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, चंपारण विद्रोह 1917 है ना, खेड़ा विद्रोह फरवरी 1918 और अहमदाबाद आपका मार्च अप्रैल 1918। इतना विक्ट्री मिलने के बाद महात्मा गांधी नेशनल वाइड लीडर बन गए है ना। अब महात्मा गांधी की जो जान और पहचान इमेज अब इंडिया में जाने लगा। कांग्रेस ने भी मान लिया कि नहीं महात्मा गांधी एक बड़े लीडर है, जिसके कारण उनको सभी लोग रिस्पेक्ट भी करते थे। उस टाइम में लगभग सभी क्रांतिकारी महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट करते थे, भले वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से मेल करे चाहे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आज महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे, जिससे सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी भले ना मिले, लेकिन सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को अपना वो एक तरह से गुरु ही मानते थे, एक तरह से बहुत अच्छा उनको आदर भी देते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाला कोई दूसरा नहीं, वही सुभाष चंद्र बोस। ओके, और इतना होने के बाद अब क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ। अब क्या है महात्मा गांधी की, अब देश को बचाना है, स्वतंत्र लेना है, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ वर्ल्ड यानी कि इंडिया वाइड नेशनल वाइड मूवमेंट करना पड़ेगा। और उस नेशनल वाइड मूवमेंट में पहले जो स्टार्ट किए थे रॉलेट एक्ट, जो कि खत्म हो गया था। और उसी के बीच में एक बहुत बड़ा मिलकर जब खत्म होता है, नॉन वायलेंस में बहुत सारे सपोर्ट नहीं किए थे, रॉलेट एक्ट में बहुत सारे सपोर्ट नहीं मिला था, कुछ ही लोग इसमें लगते हैं। शहर में सबसे ज्यादा ये एक्टिविटी देखी गई। और देखा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की के जो शासक होते थे खलीफा, जो कि पूरे विश्व के धर्मगुरु होते थे, यानी कि खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत मूवमेंट जो है भारत में 1919 में तो शुरू हो चुका था, लेकिन खिलाफत मूवमेंट का प्लस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1 जनवरी 1921 यानी कि 1 जनवरी 1921 से शुरू हो जाता है ना। तो अब हम देखते हैं तो दोनों के एक साथ। तो अब पहले इसके हम देखते हैं 1920 में पूरा पॉपुलेशन इकट्ठा होता है। यहाँ से पहले समझते हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि खलीफा से बनता है खिलाफत। ओके, तो तुर्की के जो राजा यानी कि तुर्की के जो सम्राट हुआ करता था, उस सम्राट को खलीफा बोलते थे। और खलीफा तुर्की जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया था, और हारने के कारण ब्रिटिश के साथ एक अपमानजनक संधि हुई, जिसके कारण पूरे दुनिया में मुसलमान के पास ये मैसेज पहुंच गया कि हमारे धर्म गुरु के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने एक अपमानजनक संधि की है, उनका जो होता है घटा दिया है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, जिसके कारण पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में खिलाफत या दूसरे नाम से ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन हुए। और वही आंदोलन जब भारत में हुआ, उस आंदोलन को बोला गया खिलाफत मूवमेंट।
उसी टाइम महात्मा गांधी को पहले ही रियलाइज होता था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक हम अंग्रेजों से नहीं जीत पाएंगे। इसी के बीच में दोनों को, हिंदू और मुसलमान को, एक छतरी के नीचे लाने का काम किया खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये दोनों मिल गए और मिलते ही 1 जनवरी 1920 से 1 जनवरी 1920, हाँ 2 साल तक चला था, 21 नहीं 20, तो 1 जनवरी 1920 से शुरू हो जाता है खिलाफत मूवमेंट। और ये विथ नॉन कोऑपरेशन, ये नॉन कोऑपरेशन जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गया। ये आगे बढ़ता गया, नेशनल वाइड हो गया है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा 1857 की क्रांति में जो ब्रिटिश के खिलाफ हमारे योद्धा लड़े थे वो इंडिया के लिए बेशक लड़े थे, मतलब इंडिया तो उस वक्त था नहीं, भारत भी था नहीं, सब अपने अपने राज्य के लिए लड़े थे माना जाता है। अकॉर्डिंग टू MC मजुमदार बोलते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो हमारे राष्ट्रीय क्रांति नहीं थी, क्योंकि झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ी थी, नाना साहब अपने कानपुर के लिए लड़े थे, है ना। उसके बाद हमारे वीर कुंवर सिंह अपने राज्य के लिए लड़े थे, बिहार और जगदीशपुर आरा के लिए लड़े थे, तो भारत के लिए किसने नहीं लड़ा। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, लेकिन BD सावरकर कहते हैं कि वो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है जो RSS से संबंधित है। ओके, अब देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट और कोऑपरेशन मूवमेंट साथ ही जुड़ा है। तो 1920 में 1 जनवरी 1920 से शुरू हुआ, ठीक, और ये बढ़ते गया 5 फरवरी 1922 के दिन जब ये लोग आगे जुलूस लेकर जा रहे थे तो उसी दिन कुछ अंग्रेज सैनिक और इंडियन सैनिक ने इन लोगों को रोका, इन लोगों पर लाठीचार्ज किया, बहुत सारे लोगों को मारा गया और ये बहुत हजारों की संख्या में भीड़ थी और ये भीड़ आग बबूला हो गई और सरकार के खिलाफ एक तो पहले ही से चलता आ रहा था। उसी बीच में आपको जालियांवाला बाग भी कांड हो चुका था, जबकि जालियांवाला बाग कांड के बारे में आपको कल बताए हैं, उसका अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो जालियांवाला बाग को देखते हैं। जालियांवाला बाग की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1917 को होती है ना। इससे पहले 13 अप्रैल 1917 का, है ना, क्या जालियांवाला बाग होता है। तो 13 अप्रैल 1917 में जालियांवाला नामक बाग होता है, वहाँ पर लगभग हजारों लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे सब शामिल थे। तो ये भी इंडिया में सभी लोगों के जो दिमाग है वो हिला दिया कि भारतीय अंग्रेज की जो क्रूरता है वो सबकी नजर में आ गई कि अंग्रेज जो है ह्यूमैनिटी को नहीं मानने वाले हैं, ये मानवतावादी नहीं है, मानवता के खिलाफ है। तभी से बहुत सारे अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए थे जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों में नेशनलिज्म राइज होता चला गया। वो अंततः नेशनलिज्म को एक समय फोड़ दिया, यानी कि अपने आप को दिखा दिया। कब? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा था। ट्रूथ विथ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा के साथ चल रहा था। इसी बीच गोरखपुर जिले यूपी में, है ना, यूपी के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी, इसको चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, चौरी चौरा, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा के पास जब आंदोलनकारी जा रहे थे तो वहीं पर पुलिस अटैक कर देता है और आंदोलनकारी भड़क जाते हैं, जिसके कारण आंदोलनकारी एकदम सीधे काउंटर अटैक करते हैं। और रात में काउंटर अटैक, यानी कि रात का समय था और पूरे पुलिस भाग जाती है, अपने स्टेशन में छिप जाती है और बाहर से स्टेशन को बंद कर दिया जाता है दरवाजा, और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिए जाते हैं। जिसमें आपका ये था तारीख है इसका 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। कोई बार एग्जाम में पूछा है ये कि कहाँ चौरा चौरी कहाँ है, यूपी में, किस जिले में, गोरखपुर जिले में। कब हुआ था चौरा चौरी घटना? तो 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी घटना किससे संबंधित? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया महात्मा गांधी के द्वारा? चौरा चौरी कांड के बाद, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे ही हुआ तो महात्मा गांधी को खबर मिली 5 फरवरी 1922 को लगभग 21 सिपाही और एक अंग्रेज अफसर, कुल 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया आंदोलनकारियों के द्वारा। क्योंकि आंदोलनकारी, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि आंदोलनकारी पूरा अपने
वायलेंस पर उतर जाए, लेकिन सबका खून तो एक जैसा नहीं होता है, सबका माइंड भी एक जैसा नहीं होता है। अब किसी को कोई मारेगा, कोई देखेगा, उसी में से कोई भड़क गया, भड़का दिया पूरे वायलेंस, पूरे वहाँ के आंदोलनकारियों का और पूरे क्रांतिकारी भीड़ गए, सबको जला दिया। तब महात्मा गांधी सोचना स्टार्ट कर दिए कि अब हम इस आंदोलन को आगे नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि आंदोलनकारी जितने भी है ना, वो वेल ट्रेंडेड नहीं है, सबको नहीं मालूम है कि सत्याग्रह क्या होता है, ट्रूथ क्या होता है, सत्य के साथ प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे हमको लड़ना है। किसी भी मान के चलो कोई व्यक्ति गाली देता है तो उसको गाली न दे, उसको उसकी रीजन जाने, उसको पूछे कि क्यों गाली दिया है। क्योंकि लोग ट्रेनड नहीं है, गाली देने पर गाली दे देते हैं, मारने पर मारने पर उतार हो जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने चौरा चोरी कांड के बाद आपको 12 फरवरी 1922 को क्या किए, सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए, कॉल ऑफ कर दिए। महात्मा गांधी वाज कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 12 February 1922 बिकॉज द एक्सीडेंट ऑफ चौरा चोरी इन गोरखपुर यूपी। तो याद रखना है कि इससे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन वो बंद हुआ, शुरू हुआ 1 जनवरी 1920 को और वो बंद हुआ कब, तो 12 फरवरी 1922 को, है ना। 5 फरवरी को चौरा चोरी कांड हुआ था जो गोरखपुर जिले में है, जो कि बहुत भयानक माना जाता है। बहुत सारे आंदोलनकारी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, अंग्रेज हमको मारे हैं तो हम क्या छोड़ेंगे तुमको, उसको भी, यानी कि ईंट के बदले पत्थर से। लेकिन इतिहास गवाह है कि ईंट के बदले पत्थर पर बहुत कम ही आंदोलन जीते जाते हैं। जो काम प्रेम से किया जा सकता है वो काम नफरत से नहीं किया जा सकता। ओके, उसके बाद यहाँ तक हम समझ गए, ठीक ना। अब आगे की वीडियो में समझाएंगे कि खिलाफत आंदोलन के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, महात्मा गांधी के 1925 में रिटायरमेंट लेते हैं पॉलिटिक्स से, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर इरविन समझौता होता है 31 में, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड 31, थर्ड 32, इसमें 30 में भाग लेते हैं, सेकंड में भाग लेते हैं महात्मा गांधी के। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन, यानी कि आगे हम इसको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो उदय के कारण एक बार फिर देख रहे हैं हम, उदय के कारण राजनीतिक और प्रशासनिक एकता, ये याद रखेंगे। कई बार पूछ देता था बीपीएससी में, सीधे क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में तो खैर एनसीईआरटी का पूरा आपका निचोड़े पूछ लेता है। तो जैसे उदय का कारण याद रखना है, राजनीतिक और प्रशासनिक एकता, आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ कि अंग्रेज ने भारत में अपने फायदे के लिए रेलवे का निर्माण किया, और वो रेलवे जो है ना, कुछ लोगों को रोजगार भी दिया, कुछ लोगों को आर्थिक प्रगति पर भी ले गया, और भारत के लोग एक साइड से दूसरे जगह जल्दी में पहुंच जाते थे, और ये आर्थिक कारण में लोगों को परिवर्तन हुआ। प्लस में बहुत सारे आर्थिक में तो आपका जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको पूरा खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। भारत में बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई, उस बेरोजगारी के प्रभाव के कारण भारत में नेशनलिज्म और राइज। आधुनिक उद्योग की अपना भारत में उद्योगकरण की शुरुआत 1850 से 1870 के बीच हुई थी, ठीक ना। ये आपका बीपीएससी से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत 1850 से 1870 के बीच में, है ना। धीरे धीरे औद्योगिकरण क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज ग्रो करता है धीरे धीरे वो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि औद्योगिकरण 1850। अगर आ जाए दुनिया में पहली बार औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, यानी कि इसमें से केवल 1750, तो 1750 से 60 के बीच में इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटिश में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ओके, यहाँ तक हमारे। उसके बाद आधुनिक उद्योग की स्थापना हुआ, तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। बहुत सारे लोगों को शोषण भी किया गया, जिसके कारण हमारी राजनीतिक उठक-पटक हुए, राष्ट्रवाद में सहायता की। उसके बाद आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, ये भी बहुत अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि सभी भारतीयों को अंग्रेजी सिखा दें और सिखा को सबको हम क्रिश्चियन बना दें, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये इंडियन है और इंडियन अपने कल्चर को नहीं भूलता है मरते दम तक। और इसका सबसे बड़ा सपोर्ट कर दिए राजा राममोहन राय।
राजा राममोहन राय, जो सभी लोग जानते हैं, राजा राममोहन राय किससे संबंधित है? तो वो ब्रह्म समाज से संबंधित है ना। और जिन्होंने सती सिस्टम को खत्म करवाया था, उन पे भी अलग से वीडियो बनाए हैं। राजा राममोहन राय ने कहा कि वेलकम फॉर द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, सबको वेलकम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लोग अंग्रेजी जानेंगे तो विश्व में कौन कौन सी घटनाएं कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, राष्ट्रवाद कैसे पनपता है, फ्रांस में क्रांति कैसी हुई, वहाँ के लोग राजगद्दी को कैसे हटा दिए, राजा को कैसे हटाकर वहाँ रिपब्लिकन घोषित कर दिए, ये सब हमको केवल इंग्लिश के माध्यम से ही जानकारी होगा। जब लोग इंग्लिश नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो उन पर शासन करना आसान ही रहेगा। लेकिन लोग जब अंग्रेजी जान लेंगे, लिटरेट हो जाएंगे, तो जल्दी उन पर शासन करना आसान नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा, देखो आज के वीडियो में जो सरकार से क्वेश्चन पूछता है ना, भले उसको बहुत सारे लोग जो एंटी नेशनल बोल देते हैं, लेकिन जो सरकार से क्वेश्चन पूछता है वो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। यानी कि जिसको पूछने की क्षमता होती है वही पूछेगा, जिसकी पूछने की क्षमता नहीं होती है वो कभी पूछ नहीं सकता। इसीलिए जो भी सरकार से क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटिकली नहीं, मान के चलो किसी से पार्टी से नहीं संबंधित है ना, कि कांग्रेस के राहुल गांधी पूछ रहा है तो राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना अच्छा काम करते हैं, और मोदी जी अपना काम करते हैं, वो भी अच्छा। विपक्ष का काम ही नहीं सरकार से क्वेश्चन पूछना। जब तक विपक्षी सरकार से क्वेश्चन नहीं करेगी, तब तक विपक्ष को कमजोर माना जाएगा। और विपक्ष कैसा भी हो, सरकार अच्छा काम करेगा तभी क्रिटिसाइज, और बुरा करेगा तो सोचिए क्या है। तो आधुनिक शिक्षा का प्रभाव पड़ा, सभी लोग अंग्रेजी जान गए, विदेशी का अखबार पढ़ने लगे, विदेश में जाने लगे, और विदेश में कैसे कैसे राष्ट्रवाद हुआ, अंग्रेज कैसे वहाँ से हटे गए। अमेरिका में जो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 में, 74 में स्टार्ट हुआ, 76 में पूरा खत्म कर दिया गया। तो किस तरह से अमेरिका ने अंग्रेजों को मार कर भगाया था। एक याद होगा आपको कि भारत में कॉर्नवालिस आता है ना, वो 1800 के करीब में, 1785 के करीब में, हाँ 1785। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में वर्सराय बनने से पहले अमेरिका में था, अमेरिका का ऑफिसर था, जिसको लोग वहाँ के अमेरिका वालों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को इतनी बुरी तरह धोया, लखेत लखेत के पीछे से मारा, कि वो अंततः क्यूबा होते हुए, क्यूबा के रास्ते और कोस्टा रिका के रास्ते वो भाग गया। कहाँ? तो अपने यूरोपियन, और वहाँ से भागने के बाद पूरे भारत में वर्सराय बन के आया। और उन्होंने ही सबसे पहले, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहले क्या किया? भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत की, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विस, जिसको बोलते हैं ना ICS उसको बोलते थे, आज के इंग्लिश को क्या बोलते हैं? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। ओके, आज इसको बोलते हैं हम IAS। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। उसके बाद लोग, यानी कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि लोगों को हम अंग्रेजी सिखा देंगे, वो अंग्रेज बन जाएंगे, लेकिन हम तो अंग्रेजी सीख के अंग्रेजी को ही खिलाफ हो गए। राष्ट्रवाद हमारा ऑटोमेटिक हमारे नेशनलिज्म आ गया। उसके बाद राजनीतिक संस्था की स्थापना हो गई। अब राजनीतिक संस्था में जैसे 1852 में, जैसे 1857 से पहले राजनीतिक संस्था बना 1852, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुआ। बॉम्बे एसोसिएशन के थ्रू अंग्रेजों की जो क्रिटिसाइज किया गया, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, इसको लिस्ट हम अगले वीडियो में बनाकर बताएंगे क्या क्या लोग, कौन किया था, किसने किया था। उसके बाद 1852 में याद रखेंगे बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1884 में, और INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को, है ना। और ये इंडिया अब तक का सबसे बड़ा पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने ही भारत के आगे जाकर नेशनलिज्म की अपने हाथ में लिया। और कांग्रेस के नेतृत्व में भारत अंततः 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। उससे पहले पाकिस्तान आजाद हुआ, अंततः भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी तक की जो अब कहानी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे पास जितना संसाधन है, उसी संसाधन के बदौलत हम, अभी संसाधन कम है, अभी शुरू किए हैं, चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट मिले, ताकि हम अपना वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, अपना भी नॉलेज आपको शेयर करते रहें, आपसे कुछ सीखते रहें। कुछ अगर कोई कहीं हमसे मिस्टेक हुआ हो, चाहे कुछ ऐड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप बोल दे सकते हैं कि सर ये छोटा है, ये हुआ है।
ठीक है। और आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए अपने चैनल को। धन्यवाद सबको, जय हिंद।